जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा सेट नंबर 33 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से अटेंड कीजिए और 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर से होता है। चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। भारत का मानक समय किस देशांतर से होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है। सी ऑप्शन आपका सही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रधान यानी कि सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। सूर्य से ग्रहों का क्रम अगर देखें तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का नाम है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके हैं, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी नदी को जाना जाता है। अब कावेरी नदी की बात करें, ये कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहीं से निकलती है कावेरी नदी। और इस पर कौन सा बांध है, तो मैत्तूर बांध है कावेरी नदी पर। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा यहाँ पर लिख देते हैं, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो जहाँ पर की लगा मिले वहाँ पर आपको कावेरी आंसर करना है। कि यहाँ पे देखिए क है, कावेरी में भी क है, तो इस तरह से रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, लेकिन दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है पूछा जाता है, तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। चलिए आगे देखिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए 4 के लिए आंसर क्या होगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। और कहाँ पर जाकर गिरती है, तो भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। चलिए, पल्सर होते हैं, बताइए पल्सर क्या होते हैं। तो देखिए, पल्सर जो है तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं। तेज़ी से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर पड़ा है। तो यहाँ पर इसका सही है तेज़ी से घूमने वाले तारे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन 6 के लिए आंसर क्या होगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। एक क्लास आपको शाम 7:30 बजे मिलेगा, दूसरा क्लास रात में 8 बजे। ठीक है, तो दोनों क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। तो तूफानी चालीसा किसे कहा जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को ही तूफानी चालीसा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं, तूफानी
चालीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपवर्धन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? बताइए, पहाड़ी ढलानों पर मृदा का अपवर्धन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है? तो देखिए, पहाड़ी जो होते हैं तीव्र ढालों पर, पहाड़ी तीव्र ढालों पर मिट्टियों का कटाव क्या होता है? अधिक होता है। इसी को रोकने के लिए ढालों पर कृषि करने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है। ठीक है, सीढ़ियाँ बनाई जाती है और मेड़बंदी का सुझाव दिया जाता है और इस प्रकार के कृषि को बोलते हैं सोपानी कृषि। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सीढ़ीदार कृषि या फिर सोपानी कृषि। ये अधिकतर कहाँ पर होता है? पहाड़ी वाले इलाकों में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सोपानी कृषि प्रचलित है। चलिए आगे देखिए, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? बताइए, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है? तो यह है चावल। ठीक है, चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। बोते समय तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस और पकते समय तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वर्षा 60 से 200 सेंटीमीटर औसत होना चाहिए। तो यह है आपका चावल। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम्पल देके बता चुके हैं किस प्रकार से है। तो जैसे कि ये हमारा अर्थ है पूरा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए, तो बीच वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा के ऊपर आपका ये उत्तरी गोलार्ध हो गया पूरा और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया आपका पूर्वी साइड और ये हो गया पूरा आपका पश्चिमी साइड। तो भारत यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। तो भारत जो है सबसे पहले ऊपर है तो उत्तरी बोलेंगे, उसके बाद ये किधर है? तो पूरब में है, यानी कि भारत जो है उत्तर और पूरब में है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो हमने आपको बताया था जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो चारों ऑप्शन में से एकमात्र ताप्ती नदी यहाँ पर दिया है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी भी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती है। जबकि गंगा, गोदावरी, महानदी ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है और ये अपना जल कहाँ पर जाकर गिराती है? तीनों बंगाल की खाड़ी में, और ये डेल्टा बनाती है। तो आंसर क्या होगा? ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? तो वन क्षेत्र की बात करें सबसे अधिक पूछे तो मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल में, लेकिन परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ पर हो जाएगा? तो मिजोरम। और सबसे कम पूछे तो ये हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? बताइए, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो इसका सही जवाब है दार्जिलिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा? दार्जिलिंग। निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल ठीक से नहीं बैठा है? बताइए, बॉक्साइड उत्पादन में बिहार दिया है, कोयला के लिए राजस्थान, हीरा के लिए मध्य प्रदेश, खनिज तेल के लिए असम। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। कोयला राजस्थान में नहीं होगा सबसे अधिक, कोयला सबसे अधिक कहाँ पर है? भंडारण में झारखंड और उत्पादन में छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान तो होगा नहीं, बी ऑप्शन आपका सही है। बाकी बॉक्साइड बिहार, हीरा मध्य प्रदेश, खनिज तेल असम, ये सभी सही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1911 से 21 के दशक में दर्ज की गई थी। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही है।
उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? उत्तर पश्चिम, ठीक है, नहीं ऊपर और इस साइड में। तो आप सभी जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, तो आंसर क्या होगा इसका? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। भारत की बात करें तो भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश है? तो चाइना है, भूटान है, नेपाल है। पूरब में यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है। पश्चिम में बंगाल के पूर्व में क्या है नीचे में? तो वो बांग्लादेश है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम की बात करें पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। विषुवत रेखा बताइए क्या है? बताइए विषुवत रेखा क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था जैसे कि ये अर्थ है और बीच में एक लाइन खींच देंगे तो इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा, इसी को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये क्या है? तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच, ये उत्तर ध्रुव हो गया, नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया, इसी के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा है विषुवत रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। स्थलाकृति अंशचित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? तो यह है राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन, जिसको शॉर्ट में NATMO बोला जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में, जिसको ट्रोपोस्फीयर भी बोला जाता है। साथियों आपको सभी मंडल के नाम को इंग्लिश में भी याद कर लेना है, कभी कभी हिंदी ना देकर डायरेक्ट आपको इसी प्रकार से मिलेगा। तो क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, इसी में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है और जितने भी वायुयान होते हैं इसी मंडल में उड़ते हैं। मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश जो है उष्णकटिबंधीय प्रकार का होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो दो सागर अथवा जलाशय को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को जलडमरू मध्य बोला जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। समोच्च रेखीय जुताई सहायक होती है, बताइए किसको रोकने में? तो यह मृदा संरक्षण में सहायक होती है समोच्च रेखीय जुताई। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। और इस प्रकार की जुताई जो है पहाड़ी ढलानों पर भी अपनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हैं? बताइए कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग के द्वारा जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। और इंग्लैंड जिसको ब्रिटेन बोला जाता है, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पर है? लंदन। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? हम सभी जानते हैं सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है, जो कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाला तारा है। तो बोला गया है सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सूर्य के बाद आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन तीसरा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल
6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? बताइए। तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये सब क्वेश्चन अब नॉर्मल हो गया है। 11 मौलिक कर्तव्य है। जिस समय जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्यों को ही जोड़ा गया था। कब? तो 1976 में 42वां संशोधन के द्वारा। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 86वां संशोधन 2002 के तहत में, ठीक है, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित था। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ पर अगर आपको समझ में ना आया हो, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये किससे संबंधित है? तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसमें माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना निश्चित किया गया है 11वें मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है और आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यह बताया गया है आर्टिकल 53 में। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? सही जवाब है कुल सदस्य का 1/10वां भाग। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में? तो इसका सही जवाब है गोलकनाथ का मामला जो हुआ था 1967 में, इसी के तहत। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे विधानमंडल का ऊपरी सदन बोला गया है। तो विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है विधान परिषद, और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, ये केवल 6 राज्यों में ही वर्तमान में है। तो बोला गया है विधान परिषद में जो सदस्य होगा, तो जो निचला सदन है विधानसभा, इसकी कुल संख्या का कितना होगा? तो कई बार बता चुके हैं, मिनिमम पूछे तो 40 होगा और मैक्सिमम पूछे तो विधानसभा के कुल सदस्य का कितना होता है? 1/3। 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 1/3 होनी चाहिए। पी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को मृत्यु होती है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और पूछे कि हिंद स्वराज जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में, ठीक है, गुजराती भाषा में। तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी कौन है? PK श्रीवास्तव, यानी कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो गणपूर्ति जिसको कोरम बोला जाता है, ये 1/10 होता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है?
वित्त मंत्रालय भारत सरकार। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। वर्तमान में इसके स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो समाप्त होने वाला है उसको अनवीकरणीय बोला जाता है, और जो समाप्त नहीं होने वाला है नवीकरणीय। नवीकरणीय में जैसे आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय है। जबकि अनवीकरणीय में आपका तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब आ जाएगा अनवीकरणीय में। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जीवाश्म, ठीक है। और जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? बताइए, बिहार के कौन से राज्यपाल थे जो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे? तो सही जवाब है रामनाथ कोविंद, ठीक है। भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद, और बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं। तो चमगादड़ और पक्षी के पंख जो है समरूप अंगों का उदाहरण है, समरूप अंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? समवृत्ति अंग। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, समवृत्ति अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो ये भी कई बार बता चुके हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। E20 क्या है? तो ये एक प्रकार का अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में किसका उपयोग होता है? आंसर है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। ए ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है और पहली बार 1981 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? आंसर है शॉन कॉनरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो ये भी बता चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन कौन सा बताइए? भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन सा होता है?
तो इसका सही जवाब है अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी बोला जाता है। और भारत में अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। IN कोवैक क्या है? तो ये एक क्या है? तो ये एक नेशनल कोविड वैक्सीन है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए, बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा कंपाइल की गई है? तो गुलजार पर एक नई हिंदी पुस्तक बोस्कियाना का संपादन और संकलन यशवंत व्यास ने किया है। यशवंत व्यास ने, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए और एक क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? आंसर है भगत सिंह ने। ठीक है, 1926 में किया था भगत सिंह ने। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था और कब किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने 51 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।